गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आज मैं आपके सामने कुछ फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट बुलेट्स प्लस एमसीक्यू सेशंस लेके आ गया हूं, जहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में मैक्सिमम एग्जामों में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या वो बुलेट्स जो रिपीट होते हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट के, उन बुलेट्स को, उन क्वेश्चनों को मैं इस आपकी क्लासेस के माध्यम से आज कंप्लीट फंडामेंटल के मेन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करने वाला हूं। जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का जीएमसीएच का एग्जाम से, आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज इस क्लास को देखना मिस ना करो। देख के एक एक बुलेट्स में आपको बताऊंगा, बुलेट्स के बाद में फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन सेशंस पे, और क्वेश्चंस भी मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, प्रायोरिटी वाइज मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर 30 क्वेश्चंस आपके प्रायोरिटी वाइज आने वाले हैं जीएमसीएच में, तो आपको उन क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना है। मे बी उम्मीद है ये क्लास आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाली है। तो आ जाइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले फंडामेंटल कुछ उस बुलेट्स की मैं आपसे बात कर लेता हूं, जैसे कि सबसे पहले दो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। क्वेश्चंस ये बनता है कि सर आईएम इंजेक्शन जब भी लगाया जाता है तो आईएम इंजेक्शन को लगाने की साइट क्या मानी जाती है? तो आपने कहना है सर आईएम इंजेक्शन, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मसल्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडल्ट पर्सन में आईएम इंजेक्शन कहां लगाया जाता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्फेंट और टोडलर एज वाले बच्चों में पहली प्रायोरिटी पे कौन सी मसल्स को आईएम इंजेक्शन के लिए लिया जाता है, तो माय डियर आपने कहना है कि वेंट्रोग्लूटियल साइट इज द बेस्ट रिकमेंडेड साइट इन एडल्ट फॉर आईएम। आपने कहना है कि वेंट्रोग्लूटियल जो मसल्स होती है और वेंट्रोग्लूटियल मसल्स को आईएम इंजेक्शंस के लिए सबसे मोस्ट कन्वीनिएंट साइट माना जाता है एडल्ट में, जबकि वेस्टस लैटरसिस जो थाई पे होती है और थाई पे जो मसल्स होती है उसे कहते हैं वेस्टस लैटरसिस मसल्स साइट इज द बेस्ट रिकमेंडेड साइट इन द इन्फेंट या टोडलर एज। 3 साल से छोटे बच्चों के अंदर इन्फेंट में और टोडलर एज में सबसे ज्यादा कॉन्वेंट जो साइट मानी जाती है इंजेक्शन की कौन सी बेटा पे? वेस्टस लैटरसिस मसल्स को माना जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि किसी भी पर्सन में ड्रग को एडमिनिस्टर करते समय, कोई भी मेडिकेशन देते समय हमें वहां पे कितने टाइम उस ड्रग को चेक करना चाहिए? तो आपने कहना है सर ऑलवेज चेक दी ड्रग 3 टाइम बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चंस बनेगा कि किसी भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले हमें उसको कितने टाइम चेक करनी चाहिए? तो माय डियर आपने आंसर देना है कि सर किसी भी ड्रग को पेशेंट में एडमिनिस्टर करने से पहले 3 टाइम उसको चेक किया जाता है। कितने टाइम चेक किया जाता है बेटा? 3 टाइम उसको चेक किया जाता है। सबसे पहले कब करते हैं? तो फर्स्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम द ड्रग कैपबोर्ड। जब भी ड्रग को कैपबोर्ड से लिया जाता है तो पहली बार उसको चेक करते हैं कि जो ड्रग हमें चाहिए वही है या नहीं है। सेकंड यहाँ पे सेकंड एट द टाइम ऑफ ड्रग डिजॉल्विंग, जब उसे ड्रग को डिजॉल्व किया जाता है उस समय पे, तो पहले हमने उसको चेक किया कब? तो आपने कहा फर्स्ट चेक किया था हमने मेडिकेशन को क्या लिया? कैपबोर्ड से लेते समय। दूसरा हम उसको चेक करते उसको डिजॉल्व करते समय, और तीसरा जब उसको चेक किया जाता है बिफोर गिविंग द मेडिकेशन टू द पेशेंट को मेडिकेशन देने से पहले। तो आपने कहना है सर किसी भी पेशेंट को जब भी कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है तो एडमिनिस्टर करने से पहले 3 बार उसको चेक किया जाता है। सबसे पहले ड्रग कैपबोर्ड से लेने से पहले, डिजॉल्व करने से पहले, तीसरा पेशेंट के अंदर उसको एडमिनिस्टर करने से पहले। यहाँ पे 3 बार क्या किया जाता है बेटा? चेक किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, और क्वेश्चन आपका बड़ा ही जबरदस्त बन सकता है, हाउ मच सोडियम क्लोराइड NaCl इन 100 ml NS, मतलब कि 100 ml NS में कितना NaCl होता है? तो आपने सुना होगा सर NaCl जो होता है NS में वो होता है 0.9%। तो बेटा जब 9% आया मतलब 100 ml में कितना है बेटा? 0.9 ग्राम माना जाता है। हाउ मच सोडियम क्लोराइड NaCl इन 1000
तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है कि कितना NaCl होता है 1000 ml NS में। तो बेटा 100 ml में जब कितना है, तो 100 ml में आपका 100 ml में 0.9% माना जाता है। तो आपने कहना है कि सर 1000 ml में कितना माना जाएगा, तो बेटा 9 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इसको 9 ग्राम माना जाएगा। तो 1 लीटर NS में कितना होगा बेटा यहाँ पे, 9 ग्राम आपका आंसर चला जाएगा। ये बुलेट्स आपके लिए सिंगल लाइनर क्वेश्चंस के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिए मेरे साथ। सेकंड अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस बुलेट्स की फॉर्म में आपके पास में है। यस बेटा, नॉर्मल सलाइन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर NS को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर NaCl को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है या NS को कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है। तो आपने कहना सर क्रॉनिक हार्ट फेलियर क्लाइंट के अंदर, यदि क्रॉनिक हार्ट फेलियर क्लाइंट है तो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में NS को कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है। हाउ मच डेस्टोज प्रेजेंट इन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 500 ml 5% डेस्टोज के अंदर कितना % ग्लूकोज होता है। तो आपने कहना है सर कि कितना डेस्टोज होता है। तो आपने कहना है सर 25 ग्राम होता है 500 ml 5% के हिसाब से। 5% डेस्टोज 5% वाटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। आपने कहना है सर कभी भी 5% डेस्टोज इन वाटर को कभी भी डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में नहीं देना है। रिंगर लैक्टेट जो होती है बेटा RL को कौन से पेशेंट में नहीं दिया जाता है। तो बेटा आपने कहना है सर रिनल डिजीज वाले पेशेंट में नहीं देते हैं। किडनी वाले पेशेंट में कभी भी RL को नहीं देते हैं। कार्डियक वाले पेशेंट में बेटा कभी भी NS को नहीं देते हैं। और बेटा यदि किसी भी पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस है तो उसको डेस्टोज 5% वाटर यहाँ पे नहीं दिया जाता है, 5% डेस्टोज नहीं दिया जाता है। नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ आर को क्वेश्चन पूछ जाएगा कि RL की नॉर्मल ऑस्मोलिटी क्या होती है। तो आपने कहना है सर रिंगर लैक्टेट की नॉर्मल ऑस्मोलिटी होती है सर 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सर अपने बॉडी फ्लूइड की या क्वेश्चंस कहेगा कि सर अपने ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या होती है। तो आपने कहना है बेटा जी ब्लड की ऑस्मोलिटी होती है 292 के आसपास होती है। कितनी होती है बेटा, 292 के आसपास होती है। लेकिन जब आपसे कहेगा कि सर ORS ओरल रिटेंशन सॉल्यूशन, इस ORS की कितनी होती है। तो बेटा आपने कहना है कि 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि हाउ मच डेस्टोज प्रेजेंट इन 100 ml 5% डेस्टोज। तो आपने कितना कहना बेटा जी यहाँ पे 100 ml में 5 हो गया, तो मैंने 500 में 25 ग्राम आपको बताया था। कैल्शियम ग्लूकोनेट या क्लोराइड डी एंटीडोट, क्वेश्चन कहेगा कि MgSO4 का एंटीडोट क्या है। तो माय डियर आपने कहना है सर MgSO4 का एंटीडोट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट माना जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट किसे माना जाता है। तो बेटा आपने कहना है सर कैल्शियम ग्लूकोनेट को, या आपने कहना है सर क्लोराइड को क्या माना जाता है, MgSO4 का एंटीडोट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की आपसे बात होती है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IV कैनुलाइजेशन इन इन्फेंट। जब क्वेश्चंस कहेगा किसी भी इन्फेंट के अंदर IV कैनुलाइजेशन की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है। तो आपने कहना स्कैल्प पेन, कौन सी होती है बेटा, स्कैल्प पेन। यदि इन्फेंट को बोलेगा तो बेटा कौन सी है, स्कैल्प पेन। यदि बेटा क्वेश्चंस कहेगा कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IV लाइन फॉर नियोनेट, तो माय डियर नियोनेट के अंदर जो आपकी सबसे पहले जो मानी जाती है, क्या मानी जाती है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन सी मानी जाती है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। यदि आपसे कहेगा इन्फेंट में कौन सी, स्कैल्प पेन। नियोनेट में कौन सी है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड।
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईवी कैनलाइजेशन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो बेटा आपने कहना है सर एनी क्लियर विजुअल पे। यदि किसी भी बच्चे में पूछेगा चिल्ड्रंस में या एडल्ट में, तो आपने कहना है सर जो भी वेंस अपनी बॉडी की क्या होगी, क्लियर होगी, उसमें लगाई जाएगा। यूजुअली जब भी अपन क्या करते हैं बेटा, कैनुला लगाते हैं फोर आर्म पे, जो भी यहाँ पे वेंस प्रॉपर विजुअल होगी उसी में लगा सकते हैं। तीन कंडीशन है। इन्फेंट में आंसर देना है अम्बिलिकल कॉर्ड, इन्फेंट में देना है स्कैल्प वेन, चिल्ड्रन में और इन्फेंट में पूछेगा तो माय डियर आपने आंसर दे के आना है वहां पे कि सर यहाँ पे आपका आंसर जाएगा जो भी वेंस अपनी फोर आर्म पे क्लियर होती है उसी में लगा देते हैं। सॉल्यूशन बैग शुड बी, जैसे कि आप कह सकते हो एनएस डीएनएस आरएल शुड बी क्या करते हैं बेटा, चेंज कितने घंटे में, 24 आवर्स। किसी भी टाइप का सॉल्यूशंस है, चाहे आपके आरएल हो, चाहे आपका डीएनएस हो, चाहे आपका एनएस हो, उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए उस बैग को कितने घंटे में चेंज कर देते हैं बेटा, 24 आवर्स के अंदर उसको चेंज कर देते हैं बेटा जी। इसके बाद में ड्रेसिंग ऑफ आईवी साइट, क्वेश्चंस कहेगा कि किसी भी आईवी कैनुला आपने लगाया हुआ आईवी साइट की ड्रेसिंग को कितने दिन के बाद में चेंज कर देना चाहिए बेटा, 3 दिन में या 72 घंटे के अंदर। 72 घंटे बाद उसको चेंज कर देना चाहिए। आरएल सॉल्यूशन यदि कोई भी सॉल्यूशंस अपने पास में है और आईवी फ्लूइड यदि कोई भी है तो उसको 24 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। आईवी साइट की ड्रेसिंग को 72 घंटे में या 3 दिन में चेंज कर देना चाहिए। ये आईवी साइट या कैनुला, यदि किसी भी पर्सन को कोई भी कैनुला लगा हुआ है या उस आईवी साइट को कितने दिन में चेंज कर देना चाहिए आईवी साइट को, तो आपने कहना है सर आईवी साइट और कैनुले को कितने दिन में चेंज कर देना चाहिए, तो आपने सर 96 आवर्स में, या बेटा जी आपने कहना है 3 से 4 दिन में चेंज कर देना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आईवी साइट को कितने चेंज करने की पॉलिसी क्या है, तो आपने 3 से 4 दिन है। यदि आपसे कहेगा कि सर यदि आईवी साइट है तो आईवी साइट में क्या होता है बेटा, यदि ड्रेसिंग को चेंज करने का क्वेश्चन कहेगा तो आपने कहना है सर 72 घंटे में। यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई भी हमारे पास में आईवी सॉल्यूशन है तो आईवी सॉल्यूशन को चेंज कितने घंटे में, तो आईवी सॉल्यूशंस को चेंज कर देना चाहिए बेटा कितने घंटे में, तो आपने कहना है कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर। इसके बाद आपने कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली आईवी कैनोला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चंस कहेगा कि बीटी देने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा कैनुला काम में आता है, तो आपने कहना है सर 18 गोज का काम में आता है। कि सर 18 गोज वाले का कौन सा कलर होता है, तो बेटा आपने कहना है कि सर 18 गोज वाले का कलर होता है यहाँ पे ग्रीन कलर का माना जाता है। और कौन सा यूज हो सकता है बेटा, पिंक कलर। पिंक कलर कितने गेज का होता है, तो आपने कहना सर 20 गेज का होता है। कितने गेज का होता है, 20 गेज का। तो मोस्ट कॉमनली आईवी कैनुला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी देते समय सबसे ज्यादा 18 नंबर का, और उसके बाद में नहीं है तो बेटा कौन सा 20 गेज का यूज कर सकते हैं। जब भी आपसे कलर कोडिंग से क्वेश्चन आएगा तो माय डियर आपने कहना है कि कैनुले की साइज कौन कौन सी होती है, यस, और उसके कलर कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहना है सर कैनुले के साइज और कलर से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि सर जब भी साइज से और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हमें पता होना चाहिए, यस। जैसे कि हमारे पास साइज होती है कैनुले की कौन कौन सी, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26। तो आपने ध्यान देना जब भी बेटा कलर कोडिंग से क्वेश्चन आएगा तो ये मैंने आपको नंबर लिखे हुए हैं गोज में, किसमें लिखे हुए हैं, गेज में। तो आपने कहना है सर 14, 16, 17, 18, 20, 24, 22, 24, 26। तो माय डियर आपने कहना है सर इनके कलर कोडिंग कैसे याद होंगे, तो आपने कहना है कि यहाँ पे OGG, क्या बोलना है बेटा, OGG पिंक ब्लू, OGG पिंक ब्लू, येलो पर्पल। एक बार बोले मेरे साथ, OGG पिंक ब्लू येलो पर्पल। मुझे याद नहीं होते हैं, अब हो तो गए बेटा। ओ का मतलब आपने कहना है सर क्या होता है, ऑरेंज। कौन सा कलर होता है बेटा, ऑरेंज। सेकंड यहाँ पे जी का होता है बेटा ग्रे कलर। 16 नंबर कैनुले का कलर कोडिंग कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे ग्रे। इसके बाद 17 का होता है बेटा व्हाइट, और 18 का होता है बेटा ग्रे। तो माय डियर आपने कहना है सर
14, 16, 17, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 ये जो माने जाते हैं कैनुले के साइज हैं, और इस साइज के हिसाब से जब कलर कोडिंग से क्वेश्चन आएगा तो आपने कहना सर 14 नंबर का कलर होता है ऑरेंज, 16 का कलर होता है ग्रे, 17 का कलर होता है व्हाइट, 18 का होता है ग्रे, 20 का पिंक, 22 का ब्लू, 24 का येलो और 26 का पर्पल। इसके बाद जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर इनकी फ्लोरेट क्या होती है, तो बेटा जैसे जैसे कैनुले का नंबर बढ़ता है और जैसे जैसे कैनुले का नंबर बढ़ता है उसकी फ्लोरेट कम हो जाती है, जैसे जैसे कैनुले की साइज कम होती है उसकी फ्लोरेट बढ़ जाती है। तो आपने नीचे से चलना है, तो आपने कहना है सर 12, 20, 35, 12, 20, 12, 20, 35, 60, 90, 60, 90, 135, 12, 20, 35, 60, 90, 135, 180, 240। बेटा इनको ml पर मिनट में बोल देना। क्या बोल देना बेटा? ml पर मिनट। तो आपने कहना है सर 26 वाले की सबसे कम होती है, और 26 गेज का जो कैनुला होता है उसकी फ्लोरेट होती है 12 ml पर मिनट, 24 की 20 होती है, 22 की 35 ml पर मिनट होती है। इसके बाद आपने कैसे पिंक वाले की 20 नंबर वाले की 60 ml पर मिनट होती है, ग्रीन वाले की 80 नंबर वाले की जो होती है बेटा कितनी होती है यहाँ पे, तो आपने कैसे 90 ml पर मिनट। इसके साथ में आपने कहना है 17 नंबर जो व्हाइट जो हेमरेजिक कंडीशंस के अंदर एक्सीडेंटल कंडीशन में यूज होता है 17, उसकी 135 मानी जाती है। इसी के साथ 16 नंबर के वाले की 180 मानी जाती है, 240, 14 नंबर ऑरेंज वाले कैनुले की मानी जाती है। यस, तो यहाँ पे आपके कलर कोडिंग से क्वेश्चंस आया था, तो मैंने आपको डिस्कस किया है। सेकंड आपने कहना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर विच कैनुला यूज फॉर दी पीडियाट्रिक, बच्चों में कौन सा कैनुला यूज होता है, तो पीडियाट्रिक में कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, जिसकी फ्लोरेट कम होती है, तो कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, आपने कहना सर येलो कलर का होता है, 24 नंबर का यूज होता है। इसके हिसाब से आपने कहना विच कैनुला यूज फॉर रूटीनली इन दी जनरल वार्ड, सबसे ज्यादा एडल्ट के अंदर जनरल वार्ड में कौन सा कैनुला यूज होता है, तो सबसे ज्यादा जनरल वार्ड में जो कैनुला यूज होता है बेटा, तो कौन सा है बेटा, 20 गोज का कैनुला यूज होता है, पिंक कलर का कैनुला यूज होता है। इफ ए क्लाइंट इज अराइव आफ्टर RTA, क्वेश्चन कहेगा कि एक पेशेंट एक क्लाइंट है जो कि किससे आया बेटा, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसको मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, देन व्हिच कैनुला यूज, इस कंडीशन में उसको कौन सा कैनुला यूज किया जाएगा, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर जब कई यूनिट ब्लड एक साथ चढ़ाया जाता है तो आपने कहना है सर वहां पे 16 गोल्स का कैनुला यूज होता है। कौन सा होता है बेटा, 16 गोल्स का कैनुला यूज होता है, और यदि माइनर है तो फिर यहाँ पे 17 को होगा, लेकिन यहाँ पे आपने कहना है कि उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा, तो कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, 16 गोल्स का कैनुला यहाँ पे यूज किया जाएगा माय डियर। उसके बाद विच कैनुला शुड बी इंसर्टेड बिफोर दी सेंडिंग टू पेशेंट टू OT रूम फॉर दी एनी सर्जरी, जब किस पेशेंट को कोई भी टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है तो सर्जरी करने से पहले उस पेशेंट को कौन सा कैनुला लगाया जाता है, तो OT में भेजने से पहले आपने देखो जब पेशेंट OT से आता है तो हमने देखा उसको ग्रीन कलर का कैनुला लगा होता है, यदि वो नहीं है तो फिर कौन सा होगा बेटा, पहली प्रायोरिटी आपने कहना है 18 नंबर का, और 18 नंबर का नहीं है तो फिर क्या बोलना है बेटा, यहाँ पे 20 नंबर का कैनुला वहां पे लगा होता है। Which size of the filter used for the most solution except lipid, मतलब कि यहाँ पे देखा जाएगा लिपिड को छोड़ के मोस्टली जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है, तो 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर का यूज किया जाता है। क्वेश्चंस कहेगा सभी सॉल्यूशंस के लिए कौन से फिल्टर का यूज किया जाता है, तो बेटा आपने कहना है कि सभी सॉल्यूशंस के लिए जो फिल्टर का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को बता देना चाहता हूं, GMCH का एग्जाम आपका 29 को हो जाएगा। उसके बाद में यदि आपका KGMU का एग्जाम है, या आपका SGPJ का एग्जाम है, या आपका UPPSC का एग्जाम है, तो बेटा जी आपके लिए
स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी के अंदर अभी मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच चले हुए हैं, केजीएमयू और एसजीपीजे के लिए दोनों के लिए है, आप आके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यस, अभी अपना ऑफर चला हुआ है जिसमें टोटल फीस का 60% आपको लेस किया जाएगा। आप यदि मॉर्निंग इवनिंग किसी भी बैच में आते हो तो वहां पे आपको 60% फीस में लेस किया जाएगा। Which size filter used for the lipid and albumin? क्वेश्चंस कहेगा, देखिए पहले मैंने बोला सभी सॉल्यूशंस के लिए और सभी सॉल्यूशंस के लिए कौन से फिल्टर का यूज किया जाता है एक्सेप्ट लिपिड को छोड़ के, तो आपने कहा सर 0.22 माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। अब मैंने आपसे कहा सर लिपिड और एल्बुमिन मतलब कि फैट और प्रोटीन के लिए कितना, तो 1.2 माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। सेकंड आपसे क्वेश्चन कहेगा, ए क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर इज नॉट गिव सॉल्यूशन कंटेनिंग, मैंने अभी आपको बताया किसी भी पेशेंट को यदि क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है तो माय डियर उसको कभी भी एनएस नहीं दिया जाता है क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर इज नॉट गिवन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, कभी भी उसको कौन सा सॉल्यूशन नहीं देते हैं बेटा, जिस सॉल्यूशन में एनएस हो उसे नहीं देते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ द लिक्विड प्रोमोट द रिटेंशन ऑफ द बेटा वाटर एंड इंक्रीज द फ्लूइड ओवरलोड। मैंने आपको यही बोला था कि यदि एनएस को दे दें, पेशेंट को पहले से यदि हार्ट प्रॉब्लम है और हमने यदि उसको एनएस को दिया तो उसमें क्या होने के चांसेस हो जाएंगे, तो आपने कहना है सर उसमें चांसेस हो जाते हैं किसके होने के, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस हो सकते हैं। आरएल या लैक्टेट मतलब कि या तो आरएल बोल दीजिए या लैक्टेट रिंगल सॉल्यूशन बोल दीजिए, कंटेनिंग पोटेशियम शुड बी नॉट बी, किस में नहीं देते हैं बेटा, किडनी वाले पेशेंट में नहीं देते हैं, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट में ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। पहले से किडनी वाले पेशेंट में पोटेशियम की मात्रा बड़ी होती है, इसलिए कभी भी उस पेशेंट को आरएल हमने एडमिनिस्टर नहीं करना है क्योंकि उसमें पहले से हाइपरकैलेमिया हुआ रहता है। चॉइस ऑफ कैनुला फॉर पैरासेंटेसिस या एमनियोसेंटेसिस, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नीडल का यूज किया जाता है, कौन से कैनुले का यूज किया जाता है जब किसी भी पर्सन में पैरासेंटेसिस या एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो पैरासेंटेसिस और एमनियोसेंटेसिस जब भी किया जाता है तो बेटा आपने कहना है कि यहाँ पे 14 गोज के कैनुले का यूज किया जाता है। नॉर्मल लेंथ ऑफ आईबी स्टेंट, यदि आपसे कहेगा कि आईबी स्टेंट की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है तो बेटा इंच में यदि आपसे पूछे तो आपने कहना है सर 18 इंच, इंच में पूछेगा तो आपने कहना 18 इंच, और यदि सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपने कहना सर 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलेगा 45 सेंटीमीटर, इंच में बोलेगा बेटा 18 इंच। माय डियर आपने आंसर देना है। मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज फॉर ब्लड स्टोरेज, तो सबसे पहले ब्लड को कोगुलेंट होने से बचाने के लिए, थक्का बनने से बचाने के लिए हमने ब्लड को प्रिजर्व करना होता है, और ब्लड को प्रिजर्व किसके साथ में किया जाता है तो आपने कहना सर CPDA के साथ में किया जाता है। तो ब्लड को थक्का बनने से बचाने के लिए एंटीकोगुलेंट जो यूज किया जाता है CPDA, CPDA के फुल फॉर्म होते हैं बेटा सिट्रेट फॉस्फेट डेस्टोज एडेनिन, क्या होते हैं बेटा, सिट्रेट फॉस्फेट डेस्टोज एडेनिन। ये कहां पे होता है बेटा, जैसे ही ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर करते हैं उसमें क्या मिला देते हैं बेटा, CPDA मिक्स किया जाता है। यस, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल, क्वेश्चंस कहेगा, देखो बेसिक क्वेश्चन है कि एक मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो आपने कहना सर नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 14 से 16 ग्राम पर डीएल माना जाता है, जबकि फीमेल में कितना माना जाता है बेटा, 12 से 14 ग्राम पर डीएल माना जाता है, 12 से 14 ग्राम माना जाता है। अब यदि क्वेश्चंस कहेगा कि सर हीमेटोक्रिट वैल्यू कैसे चेक करते हैं, नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल इन मेल, तो आपने कहना सर 12 से 52 तक होता है, जबकि फीमेल में कितना होता है बेटा, 35 से 45। माय डियर आपने कहना है कि हीमेटोक्रिट वैल्यू जो होती है HCV, हीमेटोक्रिट वैल्यू को कहा जाता है HCV, तो आपने कहना सर हीमेटोक्रिट वैल्यू जो होती है ये क्या होती है, 3 गुना HB होती है, मतलब HB की 3 टाइम मल्टीप्लाई जो मानी जाती है वो क्या माना जाता है बेटा, हीमेटोक्रिट वैल्यू को माना जाता है, और हीमेटोक्रिट वैल्यू कितनी होती है बेटा, HB की 3 गुना होती है। इंडिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशंस आती है
या पर्सन्स का कितने से कम जब हीमोग्लोबिन हो जाता है, जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। तो आपने कहना है जब HB का लेवल कितने से कम हो जाता है माय डियर, तो लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। यदि किसी भी पर्सन का यदि हीमोग्लोबिन 7 से कम हो जाता है या 7 से कम जाने लग जाता है, तो उस कंडीशन में उसको बीटी की आवश्यकता पड़ जाती है। और इन्फ्यूजन टाइम, ब्लड को कितने घंटे के अंदर एडमिनिस्टर कर देना चाहिए, नहीं तो उसको इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने कहना है सर उस पर्सन को बीटी 2 से 4 घंटे में एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। ईच यूनिट इंक्रीज दी 1 ग्राम HB। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि 1 यूनिट ब्लड की एडमिनिस्टर की जाती है तो 1 यूनिट ब्लड से कितना HB इंक्रीज हो जाता है, कितना हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो आपने सर 1 ग्राम एंड 3% क्या बढ़ जाते हैं बेटा, हीमेटोक्रिट वैल्यू। ये जैसे ही ये वैल्यू जो चेंज होती है, अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये बताइए कि जैसे हमने किसी भी पर्सन को 1 यूनिट ब्लड का दिया, तो आपने कहा सर 1 यूनिट ब्लड को देने से 1 ग्राम HB बढ़ जाता है, 3% हीमोक्रिट वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन ये जो चेंजेस होता है वो कितने घंटे में होता है, तो आपने कहना सर ये चेंजेस होता है 6 आवर का समय लग जाता है ट्रांसफ्यूज करने के बाद। 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ PRBC। देखिए बेटा PRBC का मतलब होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं बेटा, पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो आपने कहना है सर इसमें ये जो होता है कितना 250 ml, और क्वेश्चन कहेगा 250 ml में कितना % CPDA मिक्स करते हैं। तो आपने कहना है सर 14% के आसपास CPDA होता है। तो इसमें कितना आ जाएगा बेटा 50 ml CPDA मिक्स किया जाएगा 250 ml। तो कितने ml हो जाएगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम कितना मात्रा माना जाएगा बेटा 300 ml माना जाएगा। FFP को कहा जाता है बेटा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा शुड बी स्टार्ट विद इन 2 आवर्स ऑफ द थ्रोइंग या वंस अराइविंग इन द वार्ड। जैसे उस FFP को जैसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला जाता है, यदि इसको कोल्ड चेन से बाहर निकाला जाता है, फिर से बाहर निकाला जाता है, और जैसे उसको ब्लड बैंक से लेके आया जाता है, तो मैं कहता हूं विद इन 2 आवर्स के अंदर उसको स्टार्ट कर देना चाहिए और 15 से 30 मिनट में उसको एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। बट इट कैन बी स्टोर फॉर द 24 आवर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपने कहना सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FFP इन्फ्यूजन टाइम विद इन 30 मिनट्स। यही मैंने अभी आपको बोला कि FFP को कितने मिनट में एडमिनिस्टर कर देना चाहिए, 30 मिनट में। स्टोरेज किस पे करते हैं बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना सर यदि यदि इसका रूम टेम्परेचर पे लेके आया गया है तो 15 से 30 मिनट में कर दीजिए, और यदि इसको अभी जस्ट लेके आए हैं ब्लड बैंक से तो 2 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। वाज फॉर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आफ्टर ट्रांसफ्यूजन बिकॉज CPDA मेटाबोलाइज इन दी सॉल्यूशन बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन कह रहा है कि सर जैसे किसी भी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उस पर्सन को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेटा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि CPDA जो मेटाबोलाइज कर देता है बेटा किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और बॉडी के अंदर जैसे ही बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो आपको pH भी बढ़ता है, जब pH बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन transfusing of the 10 units of the blood in a 24 hours period of 5 units of the blood in 4 hours is considered as a massive blood transfusion। क्वेश्चन कहेगा कि सर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहोगे, तो बेटा 24 घंटे में यदि किसी भी पर्सन को 24 आवर्स में 10 यूनिट ब्लड को एडमिनिस्टर किया जाता है, या 4 घंटे में 5 यूनिट ब्लड को एडमिनिस्टर किया जाता है, 4 आवर्स में 5 यूनिट ब्लड को एडमिनिस्टर करना, या 24 घंटे में 10 यूनिट्स ब्लड को एडमिनिस्टर करना, क्या कहलाता है बेटा यहाँ पे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। जिसके यदि इजी वे में डेफिनेशन देखें तो माय डियर आपने कहना है कि कई यूनिट ब्लड को एक साथ एडमिनिस्टर करना पेशेंट में, उसे क्या कहते हैं बेटा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। वॉश RBC is used declined with severe allergic transfusion reaction। क्वेश्चन कहेगा कि सर कौन सा ऐसा पेशेंट होता है जिसमें
वॉश्ड आरबीसी का यूज किया जाता है, या किसी पर्सन को पहले से एलर्जी ट्रांसफ्यूजन एलर्जी करेक्शन है और ट्रांसफ्यूजन एलर्जी करेक्शन है, तो उस पेशेंट में कौन सी ब्लड कंपोनेंट का यूज किया जाता है? तो आपने क्या आंसर वॉश्ड आरबीसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन इज कंफर्मिंग प्रोडक्ट compatibility and verifying the client identity। क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो फेज माना जाता है ट्रांसफ्यूजन का, यह होता है कि सबसे पहले क्या करो बेटा, कंफर्म करो प्रोडक्ट की कॉम्पेटिबिलिटी को एंड वेरीफाई करना है बेटा किसको, क्लाइंट को। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, जैसे कि राइट वगैरह जो फॉलो किए जाते हैं 10 राइट्स होते हैं, उसी हिसाब से सबसे पहले अपने क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे उस ब्लड कंपोनेंट को पहले चेक किया जाता है और टू रजिस्टर्ड नर्स, कितने रजिस्टर्ड नर्स, 2 रजिस्टर्ड नर्स के माध्यम से उसको चेक किया जाता है। उसके बाद में ही पेशेंट को उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ब्लड मस्ट बी एडमिनिस्टर विद इन 30 मिनट्स आफ्टर अराइविंग, बट बिफोर द एडमिनिस्टर ब्लड कंपोनेंट टेम्परेचर ऑफ ब्लड कंपोनेंट शुड बी इक्वलाइज बॉडी टेम्परेचर देन एडमिनिस्टर। देखिए बेटा, माना जाता है कि ब्लड बैंक से ब्लड बैग को लाने के बाद 30 मिनट के अंदर उसको एडमिनिस्टर कर देना चाहिए, और यदि जैसे 30 मिनट के बाद उसको एडमिनिस्टर कर देना चाहिए, और यदि 30 मिनट के अंदर उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हैं तो मैं कह रहा हूं उसको वापस कहां भेज देना चाहिए, ब्लड बैंक। यदि उसका डिले हो गया है, और यदि डिले है तो कभी भी ब्लड को गर्म कभी भी अपने खुद के क्लॉथ्स में नहीं करना चाहिए, कभी भी पेशेंट के एब्डोमेन पे नहीं लगाना चाहिए, कभी बाजू में नहीं लगाना चाहिए, कभी कपड़े में दे के नहीं लपेटना चाहिए। ब्लड को वैसे 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ब्लड बैंक से लाने के बाद सबसे पहले उसको सेम एज बॉडी टेम्परेचर गर्म किया जाता है, और गर्म जब किया जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगा कि यदि ब्लड को हमने क्या करना है, हल्का सा वार्म करना है, इक्वलाइज दी बॉडी टेम्परेचर करना है। तो माय डियर रेस्पेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ब्लड बैंक की वार्मर में ही उसको वार्म करके लेके आया जाता है, यस, अपनी तरफ से नहीं किया जाता है। टेक ऑल वाइटल साइन बिफोर एडमिनिस्टरिंग दी, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफर करने से पहले, बीटी स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, वाइटल साइन लेना होता है। और वाइटल साइन क्यों लेते हैं, इनिशियली एवरी 5 मिनट्स, सबसे पहले किसी भी पर्सन को बीटी देने से पहले वाइटल साइन लेते हैं, और जैसे बीटी देना यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, ब्लड ट्रांसफर स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में उसके वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट में चेक किया जाता है उसके वाइटल साइन, क्योंकि उसमें कहीं इनिशियली एलर्जी कंडीशंस तो नहीं आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है यूज सिस्टीन गेज, और सिस्टीन गेज का कलर कौन सा होता है बेटा, ग्रे कलर, एंड 80 गेज मतलब ग्रीन कलर, कैनुला एंड बीटी सेट विद द फिल्टर फॉर द ट्रांसफ्यूजन। किसी भी पर्सन को यदि बीटी देना है तो सबसे पहले हमारे पास बीटी सेट होना चाहिए। कभी भी आईवी सेट से हमें ब्लड ट्रांसफर नहीं देना होता है, हमें ब्लड ट्रांसफर करने के लिए हमेशा बीटी सेट का ही यूज करना होता है। और सबसे पहले कौन सा, 16 गोल्स या 18 गोल्स वाले कैनुले का यूज करके दिया जाता है। मेंटेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ड्यूरिंग हैंडलिंग द ब्लड कंपोनेंट, सबसे पहले यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का यूज किया जाता है, इन्फेक्शन होने से बचाया जाता है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाता है। किसके लिए बेटा, जब ब्लड कंपोनेंट को आप हैंडलिंग कर रहे हैं। एडमिनिस्टर एंड एप्रोप्रिएट डेट, सबसे पहले इनिशियली यदि किसी भी पर्सन में यदि आप आईवी दे रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर एप्रोप्रिएट डेट इनिशियली 15 ड्रॉप पर मिनट। सबसे पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देना है। देन वॉच फॉर एब्जॉर्प्शन, हमने जैसे ही बीटी देना स्टार्टअप किया और ब्लड ट्रांसफर देना स्टार्टअप किया तो सबसे पहले हमने 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से उसके रेट को रखना है। उसके बाद हमने उसमें देखा उसमें कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं है। स्टार्टिंग के 5 मिनट के लिए हमने चेक किया और किया तो हमने देखा उसमें कोई भी ऐसे रिएक्शन नहीं आई है, तो क्या करना है बेटा, उसके बाद में आपने इसकी फ्लो रेट को बढ़ा लेना है, 25 से 30 ड्रॉप पर मिनट दे देना है और 2 से 4 घंटे के अंदर ब्लड को एंड कर देना है।
तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में बीटी को जब दिया जाता है 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। यदि वहां पे क्या हो जाता है, यदि उसका कोई भी रिएक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो 25 से 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। नेक्स्ट की पॉइंट आपके लिए देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, यदि आपने थोड़ा सा भी टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन, मैंने आपको बोला कितने घंटे में, 4 आवर्स के अंदर, बिकॉज चांस ऑफ द बैक्टीरिया कंटामिनेशन इंक्रीज द ओवर टाइम। यदि 4 घंटे से ज्यादा यदि ब्लड को हो जाता है तो वहां पे क्या हो सकता है बेटा, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन हो सकता है, या उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होने के चांस हो सकते हैं। The surgeon doctors are responsible for obtaining the consent for surgery। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी भी पेशेंट की सर्जिकल प्रोसीजर करना है, उसको सर्जरी किया जाना है, तो उसका कंसेंट कौन लेगा? तो सबसे पहले आपने कहना है सर, किसी भी पेशेंट का यदि सर्जिकल प्रोसीजर होना है तो सबसे पहले उसका कंसेंट या तो डॉक्टर या सर्जन लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर डिवाइडेड इनटू दी 3 स्टेज। क्वेश्चन कहेगा कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर को, या कोई भी पेशेंट ऑपरेशंस के बाद आता है तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर को कितनी स्टेज में बांटा गया है? तो माय डियर रेस्पेक्टेड, आपने कहना है सर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर को 3 स्टेज में बांटा जाता है। एक तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज, एक होती है बेटा इंटरमीडिएट, एक होती है बेटा एक्सटेंडेड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज को कितने में बांटा गया बेटा? 3। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर को 3 स्टेज में, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और एक्सटेंडेड। इमीडिएट का मतलब है जैसे पेशेंट ओटी से आता है, ओटी से आने के 1 से 4 घंटे के बाद जैसे कि सर्जरी हुई, और सर्जरी के 1 से 4 घंटे के अंदर हमें क्या देने, जो केयर देते हैं वो कौन सी होती है बेटा? इंटरमीडिएट। सॉरी, यहाँ पे आपने कहना है जैसे पेशेंट सर्जरी से आया और सर्जरी से आने के बाद और विद इन यदि क्या दिया जाता है, फर्स्ट 1 to 4 आवर्स के लिए जो केयर दी जाती है उसे कहते हैं बेटा जी यहाँ पे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। और यदि वहां पे आपने देखा 4 घंटे से लेकर 24 घंटे हो गए सर्जरी करने के, और सर्जरी करने के 4 घंटे से लेकर 24 घंटे के लिए जो केयर दी जाती है, उसके बीच में जो केयर देते उसे कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। और जब किसी भी पर्सन को 1 दिन से लेकर 4 दिन हो जाता है सर्जरी किए हुए, और 1 दिन से लेकर 4 दिन हो गए सर्जरी किए हुए, तो उस कंडीशन में जो केयर दी जाती है 1 से 4 दिन, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंडेड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। 3 टाइप की पोस्ट ऑपरेटिव केयर मैंने आपको बोला है, एक होते इमीडिएट, इंटरमीडिएट और एक्सटेंडेड। इमीडिएट सर्जरी होने के 1 से 4 घंटे के अंदर, उसके बाद 4 से 24 घंटे वाली इंटरमीडिएट, उसके बाद 1 दिन से लेकर 4 दिन तक जो जिसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंडेड कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड कहा जाता है। अच्छे से क्लास को अटेंड करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज कितने टाइप का होता है? तो आपने कहना है सर वुंड ड्रेनेज होता है, एक होता है संगुनियस ड्रेनेज, एक होता है सेरोसोगुनियस ड्रेनेज, एक होता है बेटा सीरियस ड्रेनेज, एक होता है बेटा कौन सा? प्रूलेंट ड्रेनेज। 4 टाइप के वुंड ड्रेनेज की मैंने आपसे बात की है, और 4 टाइप के वुंड ड्रेनेज के अंदर आपने कहना सर सिंगोनियस ड्रेनेज जो होता है, सबसे पहले यदि वुंड से ब्राइट रेड कलर यदि ब्लीडिंग है, और ब्राइट रेड कलर यदि ब्लीडिंग होती है या एक्टिव ब्लीडिंग होती है, तो समझ जाना वो कौन सा ड्रेनेज है बेटा? यहाँ पे सिंगोनियस या सेंगुनियस ड्रेनेज कहा जाता है। सेकंड आपने कहना है सर यहाँ पे नेक्स्ट होता है हमारे पास सीरो सिंगोनियस ड्रेनेज, और सीरो सेंगोनियस ड्रेनेज जो होता है कौन सा होता है बेटा? जिसके अंदर ड्रेनेज पे रेड या वाटर क्लियर रेड फ्लूइड आता है। तो यदि पेल कलर में या रेड कलर में वाटर और क्लियर रेड फ्लूइड जो आता है बेटा, तो कौन सा कहलाता है बेटा? सीरो सेंगोनियस ड्रेनेज कहलाता है। सीरियस ड्रेनेज कौन सा होता है? तो आपने कहना सर क्लियर वाटर प्लाज्मा, यदि फ्लूइड की जगह यदि क्या है बेटा? ये क्लियर वाटर यदि प्लाज्मा है, तो क्लियर वाटर प्लाज्मा के अंदर सीरियस ड्रेनेज कहलाता है। और प्रूलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पस। और पस क्या होता है बेटा? थिक येलो। यदि वुंड से ड्रेनेज यदि कैसा है बेटा? थिक येलो आया है, ग्रीन आया है, ये ब्राउन कलर में आया है,
जो इंडिकेट करता है बेटा किसको, इन्फेक्शन को। और इन्फेक्शन वाले वुंड से कैसा ड्रेनेज आता है बेटा, प्रूलेंट ड्रेनेज आता है। यस, इसके बाद में क्वेश्चन कहेगा कि रेस्टलेसनेस को किस में अर्ली साइन माना गया है, तो आपने कहना सर रेस्टलेसनेस जो होता है अर्ली साइन इन हाइपोक्सीमिया, अर्ली साइन इन हाइपोक्सीमिया इन अनकॉन्शियस, किसमें बेटा, अनकॉन्शियस आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में भी मान सकते हैं, लेकिन उस पर्सन की हमें, अनकॉन्शियस वाले पर्सन की रेस्टलेसनेस का हमें पता नहीं चलता है, इस वजह से सबसे पहली पार्टी में मतलब ये भी कॉन्शियसनेस। साइनोसिस होता है बेटा लेट साइन, हाइपोक्सिया में अनकॉन्शियस वाले पर्सन्स के अंदर, अनकॉन्शियस वाले पर्सन में आपने कहना सर अनकॉन्शियस वाले पर्सन में साइनोसिस को जो माना जाता है बेटा यहाँ पे अर्ली साइन, जबकि कॉन्शियस में इसको लेट साइन के नाम से जाना जाता है। एटेलेक्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यदि किसी भी पर्सन की कोई भी सर्जरी की गई है तो सबसे पहले उसको क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपने कहना है सर जब किसी भी पर्सन को कोई भी सर्जरी की जाती है तो उसको एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन जो आता है बेटा एटेलेक्टेसिस आ जाता है। एटेलेक्टेसिस के बाद जब आपसे क्वेश्चन करेगा किसी भी सर्जरी करने के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा आता है, तो पैरालाइटिक इलियस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। आपने कहना है सर फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है एटेलेक्टेसिस, पैरालाइटिक इलियस, और पैरालाइटिक इलियस जो होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा इसका सर्जरी का, और पैरालाइटिक इलियस इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। यदि किसी भी सर्जरी की बात की जाएगी तो पैरालाइटिक इलियस जो होता है बेटा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन यदि इसी जगह पर यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा किसी भी पर्सन को एब्डोमिनल, और किसी भी पर्सन को जब एब्डोमिनल बेटा जी यहाँ पे सर्जरी की जाती है तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो बेटा आपने कहना है सर वहां पे पैरालाइटिक इलियस हम आंसर लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे, पैरालाइटिक इलियस हम आंसर लगा के आएंगे। मेंटेन साइडलाइन पोजीशन टू प्रिवेंट एक्सपायरेट आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया। क्वेश्चंस करेगा यदि किसी भी पर्सन को हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया है और जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में उस पर्सन को हमने कौन सी पोजीशन देनी है, यस जब पर्सन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव क्या है बेटा, क्लाइंट है, तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव यदि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के अंदर पर्सन को हमेशा कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, यहाँ पे साइडलाइन पोजीशन दी जाती है, क्योंकि उसको एक्सपायरेट होने से बचाया जाता है। द क्लाइंट शुड बी लाइव फेड फॉर द 8 से 12 आवर आफ्टर स्पाइनल इंजेक्शन, अदरवाइज क्लाइंट में कंप्लेन दी पोस्ट प्रोसीजर हेडेक। आपने कहना है सर जैसे किसी भी पर्सन को स्पाइनल इंजेक्शन दिया जाता है तो स्पाइनल इंजेक्शन देने के बाद में उस पर्सन को हमने कैसी पोजीशन देनी है बेटा, फ्लैट पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन देनी है बेटा, फ्लैट पोजीशन देनी है, नहीं तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे पोस्ट प्रोसीजर हेडेक होने के चांसेस हो सकते हैं। इफ टू रेस्क्यू आर प्रेजेंट, ये आपका सीपीआर के क्वेश्चन से आता है, यदि रेस्क्यू कितने प्रेजेंट है बेटा, 2। इफ टू रेस्क्यू आर प्रेजेंट देन रेस्क्यू में चेंज पोजीशन। क्वेश्चंस कहेगा कि जैसे हमारे पास में किसी भी पेशेंट को सीपीआर देते समय 2 रेस्क्यू यदि हमारे पास है तो वो आपस में पोजीशन कब चेंज करते हैं, तो आपने कहना है सर यदि सीपीआर देते समय 2 रेस्क्यू हैं तो 2 मिनट में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। 2 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 5 साइकिल। जैसे कि एक ने कंप्रेशन दिया, एक ने आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दिया, ऐसे 2 मिनट में 5 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में पोजीशन चेंज करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कंप्रेशन की स्पीड क्या होती है, तो बेटा जी आपने कहना है सर कंप्रेशन की जो स्पीड होती है वो होती है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है, मतलब कि 1 मिनट में हम 100 से 120 कंप्रेशन दे सके, ऐसे तो दिया जाता है बेटा। और हमेशा जब भी सीपीआर के लिए जब भी कंप्रेशन दिया जाता है, प्रेशर जो लगाया जाता है कभी भी एल्बो से और शोल्डर से नहीं लगाते हैं, हिप जॉइंट से लगाया जाता है। यस, ऐसे मूवमेंट जो होता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है सर इसमें स्पीड जो होती है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से होती है। 2 रेस्क्यू जो आपस में पोजीशन चेंज करते हैं वो 2 मिनट के बाद करते हैं, या 2 मिनट में जो 5 साइकिल को कंप्लीट करने के बाद क्या किया जाता है बेटा, पोजीशन को चेंज किया जाता है। नॉर्मल रेशियो पूछेगा
कंप्रेशन रेशो यदि वेंटिलेशन यदि आपसे पूछेगा तो आपने कहना है सर कंप्रेशन रेशो वेंटिलेशन जो माना जाता है 30:2 माना जाता है। कितना मानते हो बेटा? 30:2। ये क्वेश्चन तो आपका आना ही चाहिए कि कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशो सीपीआर देते समय कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो क्या होता है? तो आपने कहना सर सीपीआर देते समय कंप्रेशन वेंटिलेशन जो रेशो होता है वो कितना होता है बेटा? 30:2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे यहाँ पे कंप्रेशन दिया जाता है तो कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होती है? तो आपने कहना है सर दी एडल्ट चेस्ट कंप्रेशन टू बी डेप्थ कितनी होती है बेटा यहाँ पे? एटलीस्ट 2 इंच एंड कंप्रेशन शुड बी हार्ड। एडल्ट पर्सन में जब भी कंप्रेशन दिया जाता है और कैसे होना चाहिए बेटा? हार्डली कंप्रेशन देना है और कितना इंच तक यहाँ पे डेप्थ होनी चाहिए उसकी? 2 इंच। कितने बेटा? 2 इंच एंड फास्ट एट द रेट कितना बेटा? 100 कंप्रेशन पर मिनट। मैंने आपको बोला 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे क्या देने बेटा? कंप्रेशन देने हैं। और कैसे देने बेटा? हार्डली देने हैं। और डेप्थ कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 इंच के समथिंग होनी चाहिए। यस। इसके बाद चेक फॉर पल्स आफ्टर 2 मिनट। जैसे हमने 5 साइकिल कंप्लीट किए, कंप्रेशन देते हुए 5 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं और जब पोजीशन चेंज करते हैं तो उससे सीपीआर का प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हमने कितने मिनट के बाद में पल्स चेक करनी होती है बेटा? 2 मिनट के बाद पल्स चेक करनी होती है। चिल्ड्रन एंड इन्फेंट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। किसी भी पर्सन में पल्स चेक करना हमारा 10 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओल्ड गाइडलाइन सीपीआर कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो, पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो बेटा सीपीआर की जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो रेशो थे इन एडल्ट में एंड चिल्ड्रन में, तो आपने कहना से एडल्ट और चिल्ड्रन में जो कंप्रेशन रेशो जो वेंटिलेशन माना जाता था ओल्ड गाइडलाइन के हिसाब से 5:1, जबकि इन्फेंट में कितना बेटा यहाँ पे 3:1। और ये 3:1 का तो नॉसेट वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब नॉसेट में इंपॉर्टेंट है तो बेटा जी यहाँ पे जीएमसीएच में भी रहने वाला है। रिकमेंडेड डोज ऑफ द एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग सीपीआर इन इन्फेंट। तो बेटा क्वेश्चन कहेगा यदि किसी भी इन्फेंट को हमने क्या देना है बेटा? सीपीआर देते समय यदि एपिनेफ्रिन देना पड़ गया, यदि एड्रेनालिन देना पड़ गया तो उसकी डोज कितनी होती है? तो माय डियर आपने कहना है सर 0.1 से लेकर 0.3 ml पर kg इन डाइल्यूशंस। कितना बेटा? या तो आपसे mg में पूछेगा तो ml में पूछेगा तो आपने कहा 0.1 से लेकर 0.3 ml पर kg के हिसाब से इन डाइल्यूशन 1:10,000। और यदि इसी को एडल्ट में पूछेगा तो एडल्ट में बेटा जी आपने बोला है सर 1:1000। किसमें डाइल्यूशन होगा बेटा? 1:1000। रिकमेंडेड डोज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन कहेगा कि रिकमेंडेड डोज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट इन इन्फेंट ड्यूरिंग सीपीआर। ये तो मैंने आपको एपिनेफ्रिन का बताया, लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि किस पे लेके जाएगा बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट पे लेकर जाएगा इन्फेंट के अंदर, तो आपने कहना सर 1 से 2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। 1 से 3 मिलीक्यूलेंट पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। यस। कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। और अब की बार तो हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर छीन के रहेंगे सिलेक्शन, कहानी तो इसे कहते हैं। यस। तो अब आपने कहना है सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग सक्शन प्रेशर से आपका क्वेश्चन आ सकता है। और एज के अकॉर्डिंग जब सक्शन प्रेशर से क्वेश्चन आएगा तो आपने कहना है सर सक्शन प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर कितना प्रेशर होता है? तो 100 से 110 mm ऑफ Hg। चाइल्ड में कितना होता है बेटा? 80 से 100 mm ऑफ Hg। इन्फेंट में कितना होता है बेटा? 60 से 80 mm ऑफ Hg। यदि प्रिंटर में पूछा जाएगा तो आपने कहना है 40 से 60 mm ऑफ Hg। यदि आपसे सक्शन प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने कहना है सर सक्शन प्रेशर हम नीचे से चलेंगे तो प्रिंटर में 40 से 60 mm ऑफ Hg। इन्फेंट में कितना होगा? 60 से 80 mm ऑफ Hg। चाइल्ड में कितना होगा? 80 से 100। और एडल्ट में कितना होगा बेटा? 100 से 110 mm ऑफ Hg। पोजीशन ड्यूरिंग द सक्शन। किसी भी पेशेंट को सक्शन करते समय पोजीशन कौन सी यहाँ पे दी जाती है? तो माय डियर आपने कहना है कि सर सेमी फाउलर पोजीशन। सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको सेमी फाउलर पोजीशंस को लेके जाना है, या उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे किसको दे सकते हो? फिर फाउलर पोजीशन। सक्शन शुड नॉट मोर देन
आपने कहना है सर सक्शन को करने का समय, आप तो ये तो पता ही है कि 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करते हैं। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सक्शन शुड नॉट बी डन इन सुपाइन पोजीशन। कभी भी सक्शन को कौन सी पोजीशंस में नहीं किया जाता है? सुपाइन पोजीशन। मैंने आपको बोला या तो सेमी फाउलर या फाउलर। किससे बचाने के लिए? प्रिवेंट एक्सपायरेशन ऑफ लिक्विड इन या म्यूकस। किसी भी टाइप के फ्लूइड को एक्सपायरेट होने से बचाने के लिए कभी भी पेशेंट का सुपाइन पोजीशन में सक्शन नहीं किया जाता है। सक्शन करते समय पहली प्रायोरिटी पे आपको सेमी फाउलर पोजीशन लेके जानी है, और यदि सेमी फाउलर यदि नहीं है तो किस पे लेके जाना है बेटा? फाउलर पोजीशंस पे लेके जाना है। अब क्वेश्चन कहेगा वंस ए टाइम मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सक्शन। किसी भी पेशेंट में हमने कितने समय से ज्यादा सक्शन नहीं करना है? तो आपने कहना है सर सक्शन 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करना चाहिए, नॉट लो दैन 10 to 14 सेकंड। यदि किसी पेशेंट को 82 है तो 82 वाले को 15 सेकंड लेके जा सकते हो, और लेकिन यदि 82 वाला नहीं है तो कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा उसको सक्शन नहीं किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टिश्यू हाइपोक्सिया। इसीलिए आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? किसी भी पेशेंट को सक्शन करने से पहले, और किसी भी पेशेंट का सक्शन करने से पहले उसको 100% ऑक्सीजन देनी होती है। क्या देनी होती है? उसको 100% बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीजन देनी होती है। उसको 100% हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि once a time at maximum duration of the suction not more than 10 to 15 seconds for the prevention of the tissue hypoxia, especially brain tissue, because they are highly sensitive to oxygen। क्योंकि ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा? सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात कर लेते हैं। should be secure the catheter with tape on the client inner aspect of upper thigh। भाई जब किसी भी पेशेंट को कैथेटराइजेशन किया गया है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया गया है, तो क्वेश्चन कहेगा उस कैथेटर को कहां पे प्लेस किया जाता है? तो आपने कहना है सर शुड बी सिक्योर द कैथेटर विद टेप। टेप के साथ में उसको सिक्योर किया जाता है ऑन द क्लाइंट इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के अंदर की साइड टू प्रिवेंट द टेलीस्कोपिंग एक्शन इन द यूरेथ्रा एंड एक्सीडेंटली पुलिंग, जिसके माध्यम से उसको थाई पे जब इनर साइड ऑफ द थाई पे जब फिक्स किया जाता है, जिसके माध्यम से टेलीस्कोपिंग और यूरेथ्रा के माध्यम से उसको पुलिंग होने से बचाया जाता है, पुल आउट होने से बचाया जाता है। इंसर्ट वेल लुब्रिकेटेड कैथेटर टिप। सबसे पहले कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं बेटा? वाटर सोल्यूबल जेली से लुब्रिकेट किया जाता है। यूज ए कॉन इनटू स्टोमा अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 सेंटीमीटर डायरेक्शन ऑफ द रिमेनिंग बाउल। मतलब कि बाउल की साइड में अपन क्या करते हैं? उसको इंसर्ट किया जाता है। होल्ड द इरिगेटिंग बैग ऑन आईवी स्टैंड। यदि इरिगेटिंग बैग का मतलब यदि क्लीनिंग कर रहे हैं, यदि अपन किसकी ब्लेडर वगैरह की यदि क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बेटा वहां पे कितना? तो आपने 12 से 18 इंच में या 30 से 45 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम दी स्टोमा। किसी भी टाइप के ओपनिंग्स या किसी भी टाइप के अपन क्लीनिंग कर रहे हैं, तो क्लीनिंग वाले बैग को हमेशा कैसे रखना चाहिए बेटा? आईवी स्टैंड पे रखना चाहिए, मतलब 18 से 18 इंच या अपन कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर अबव रखना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ द इरिगेटिंग सॉल्यूशन शुड बी मेंटेन। यदि किसी भी इरिगेटिंग सॉल्यूशन, यदि हम किसी भी बॉडी कैविटीज की क्या करने लगे हुए बेटा जी यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उस बॉडी कैविटीज के जो उसको क्लीनिंग किया जा रहा है, तो उस फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आपने कहना है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री से 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टॉप फ्लो ऑफ द लिक्विड टेम्परेचर इफ क्रैम्पिंग अकर। यदि हम किसी भी पेशेंट को कोई भी टाइप का इरिगेशन करने में लगे हुए हैं और यदि उस पेशेंट को क्या आ जाते हैं बेटा यहाँ पे क्रैम्प होने लग जाते हैं, तो हमें क्या कर देना है बेटा? इरिगेटिंग सॉल्यूशंस को बंद कर देना है, इरिगेशन करना बंद कर देना है। और जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? उसका क्रैम्प यहाँ पे सबसाइड हो जाते हैं, फिर से हमने क्या करना है? वापस से स्टार्ट कर देना है। अप्लाई दी कोलेस्टोमी बैग विद ओपनिंग। यदि कोलेस्टोमी बैग को यदि अप्लाई किया जाता है विद ओपनिंग 1/8 इंच अवे फ्रॉम द स्टोमा, जैसे यहाँ पे ये हमने स्टोमा क्रिएट किया हुआ है, उस स्टोमा के बेटा जी 1/8 की फॉर्म में हमें किसको लगाना होता है बेटा? टेप को। तो यहाँ पे ब्लड इसके बाद में क्या करते हैं? स्टोमा बैग को हैंग किया जाता है। बाकी मैं फंडामेंटली टॉपिक के साथ साथ आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन
ये बुलेट्स फॉर्मेट में आपको एक बार बस क्लास देखनी है, साथ के साथ पढ़ते हुए जाना है। मैं भी कोशिश करूंगा एक एक लाइन के क्वेश्चंस के माध्यम से आपके अच्छे से कुछ टॉपिक्स को, आप कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न के बजाय यदि आपके पास कुछ है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। यस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलेगा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स इन द सीओपीडी क्लाइंट। तो आपने कहना है कि जैसे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है बेटा, लो ऑक्सीजन लेवल इन दी ब्लड, जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो आपने कहना है सर लो ऑक्सीजन लेवल इन दी ब्लड। तो यहाँ पे क्या सीओपीडी वाले पर्संस के अंदर किसको स्टिमुलेट करता है बेटा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशंस को। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशंस इन दी नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल हाई CO2 लेवल इन दी ब्लड। जैसे सीओपीडी वाले पर्संस में तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो माना जाएगा लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन को माना जाएगा। सीओपीडी वाले क्लाइंट में लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन को क्या माना जाएगा बेटा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट माना जाएगा। जबकि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यदि नॉर्मल हेल्थी पर्सन की बात कर लें तो CO2 का लेवल बढ़ना वो क्या करता है बेटा, अपने रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। इंसर्ट कैथेटर फॉर द एनीमा, एडमिनिस्ट्रेटिव 3 से 4 इंच। आपने देखा होगा जब एनीमा का जो कैथेटर्स होता है उसको कितने इंच यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, 3 से 4 इंच या 7.5 से 10 सेंटीमीटर इनटू द रेक्टम। रेक्टम के अंदर एनीमा कैथेटर को कितना इंसर्ट किया जाता है, तो आपने कहना सर 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर इनटू द रेक्टम इन द एडल्ट एंड 1 से 1.5 इंच या 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर इन चाइल्ड या इन्फेंट में। यदि आपने कहना इसके बाद अलाउ सॉल्यूशन टू एंटर स्लोली, और धीरे धीरे जैसे हमने क्या किया कैथेटर को इंसर्ट किया, कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में स्लोली वे में हमने क्या करना है बेटा, फ्लूइड को इंसर्ट करना है। इफ एनीमा इज रिटेन टाइप, यदि एनीमा हमारे पास कौन से टाइप का होता है बेटा, रिटेंशन टाइप का एनीमा है। आपने देखा होगा एनीमा वैसे 3 टाइप का होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, यस ऑफलाइन बैच वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि एनीमा जो होता है 3 टाइप का होता है, डायग्नोस्टिक, इवैक्यूएंट और रिटेंशन। रिटेंशन यदि एनीमा है, ये की पॉइंट अपना कहता है इफ एनीमा इज रिटेन टाइप देन कीप द स्टैंड एट कितना बेटा 12 इंच या 30 सेंटीमीटर अबव द रेक्टम। यदि रिटेंशन टाइप का एनीमा है तो रिटेंशन टाइप के एनीमा के अंदर जो यहाँ पे एनीमा को जो रखा जाएगा, एनीमा को तो कितना बेटा 12 इंच या 30 सेंटीमीटर अबव रखा जाएगा, किससे बेटा, रेक्टम से। और यदि एनीमा इज क्लीनिंग या इवैक्यूएंट टाइप के यदि एनीमा है तो कीप स्टैंड, उस स्टैंड मतलब उसको स्टैंड पे कितना ऊंचा रखा जाएगा, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। किस पे रखा जाएगा बेटा, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। माय डियर रेस्पेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ कुछ फंडामेंटल का मैंने पार्ट फर्स्ट आपको कंप्लीट किया है। यदि आपको यह वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल रहने वाली है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में आके बताना, मैं इसको और इफेक्टिव वे में आगे का पार्ट सेकंड फंडामेंटल का आज ही लेके आने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को यस शॉर्ट रिव्यू में फंडामेंटल को कंप्लीट करने का मौका मिले, एक सिंगल लाइन ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से उनके क्वेश्चन सॉल्व हो। यस, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी सेकंड पार्ट के अंदर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।